गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड फर्स्ट ईयर दोनों का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अब आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम से परे भाषा व पाठ्य वस्तु पर विमर्श सब्जेक्ट है 4th पेपर, और डीएलएड का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का टॉपिक है। तो ये दोनों ही सब्जेक्टों में ये कॉमन टॉपिक है। ये टॉपिक है भाषा विकास के सिद्धांत। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने भाषा का अर्थ, भाषा का महत्व, उसकी विशेषता, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके कितने आधार हैं और कितने उसके तत्व हैं, ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के अगर देखा जाए तो मुख्यतः 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है। आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने आज ये पहले ही लिख दिया था कि भाषा विकास के 10 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला देख लीजिए, रुचि का सिद्धांत। सेकंड है सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। थर्ड है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। और फोर्थ है सामाजिकता का सिद्धांत। फिफ्थ है विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। सिक्स है बहुभाषिकता का सिद्धांत। सेवेंथ है विविध विधाओं के ज्ञान का सिद्धांत। एट्थ है क्रियाशीलता का सिद्धांत। नाइन्थ है सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और 10th है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। एक एक करके हम इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले बताया गया है जैसा कि रुचि का सिद्धांत, इससे क्या तात्पर्य है भाषा विकास में। तो ये बताया गया है रुचि का सिद्धांत यानी कि भाषा के विकास में विद्यार्थी हो या जो हमारे छात्र या छात्रा होते हैं, उनका भाषा के किस विधा में रुचि है, उसमें वो ज़्यादा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, या उसको बहुत आसानी से और उसके बाद उसको बहुत आसानी से सीख लेते हैं। यानी कि जिस विधा में, चाहे वो गद्य विधा हो, पद्य विधा हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कविता पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो उनको कहानी का भाग अच्छा नहीं लगता। टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन अगर उनको पद्य विधा में, कविता पाठ में, आप देखते भी हैं कि कितने कवि सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि होती है, आज वो कितने अच्छे अच्छे कविताएं हर रस से गाते हैं। तो उसी प्रकार है कि जिस विद्यार्थी को जिस विधा में रुचि होगा, उससे रिलेटेड भाषा को वो अर्जित जल्दी करेगा। दूसरा है सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। जैसा कि आप लोगों का जो बीएड है वो प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें भी क्या है, अधिगम पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि सीखने की क्रिया पे ज्यादा बल दिया गया है। तो वैसे ही सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, पहले बालक को जो आसान चीजें होती हैं उसको सिखाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि बच्चा अगर बॉल देखता है और वही बच्चा एप्पल भी देखता है, तो उसको ये नहीं पता होता है कि ये एप्पल है और ये बॉल है। एक जो छोटा बच्चा है, उसके हाथों में अगर बॉल और एप्पल देंगे तो वो हर गोल चीज को, क्योंकि वो घर में खेल रहा है, तो हर गोल चीज को वो बॉल समझ के, ऑरेंज को भी बॉल समझ के फेंकेगा। तो सरल से कठिन की ओर, तो हमारा काम क्या है कि उस गोल आकृति को, जो वो आकृति के आधार पे बॉल समझ रहा है हर वस्तु को, उसको उस गोल आकृति को पहचान कराना कि बेटा ये बॉल है, और ये देखो ये भी गोल होता है, पर ये क्या है, एप्पल है या सेब है या संतरा है। यानी कि हमें सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। मतलब वो बॉल समझता है तो पहले हम उसको बॉल की तरह बताएंगे कि देखो बॉल की तरह गोल है, पर ये बॉल नहीं है, ये क्या है, संतरा है। तो इस तरीके से उसके लिए सरल हो जाएगा ये जानना कि गोल वस्तु है, बॉल की तरह दिखती है, पर ये बॉल नहीं है। तो सरल से वो कठिन की ओर जा रहा है। यही चीज होता है भाषा के विकास के भी सिद्धांत में, सरल से कठिन की ओर। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आकृति, उसकी जो छवि है, उस छवि एक आकृति को वो पहचान रहा है, यानी कि गोल वस्तु को पहचान रहा है, और गोल वस्तु से उसका आकलन हो रहा आकलन कर रहा है कि मतलब हर चीज गोल जो क्या है, वो बॉल है। लेकिन जब हमने यहाँ बता दिया तो वो क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने लगा। यानी कि अब वो धीरे धीरे ये जानने लगा कि हर जो गोल वस्तु है
दिखने में तो गोल है पर असल में वो बॉल ना होकर के अलग अलग चीजें हैं। तो वो यहाँ पे धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने लगा। वो गोल वस्तु को पकड़ करके गोल संतरा भी होता है, बॉल से स्टार्ट किया, बॉल, संतरा, आगे बहुत सारी, ग्लोब भी गोल हो गया। तो वो सारी चीजों को पहचानना स्टार्ट करेगा, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हमें उसे ले जाना है। चौथा है आपका सामाजिकता का सिद्धांत। हम ये मानते हैं कि मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है, और एक वक्ता के लिए या फिर एक भाषाई वक्ता के लिए या बोलने वाले के लिए या विद्यार्थी के लिए ही देखा जाए तो उसको सामाजिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा समाज में अपनी भागीदारी बोलेंगे एक तरीके से, जितना ही वो भाग लेगा, जितना ही वो उस सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लेगा, उतना ही उसके भाषा का विकास अधिक तरीके से होगा। यानी कि सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे संगोष्ठियां हो गई, एक तरीके से ले लीजिए जहाँ पे एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, जैसे भाषण में, तो इस तरीके से अगर कहीं पे कवि सम्मेलन है उसमें, कहीं संगोष्ठी हो रही है उसमें, तो इस तरीके से उसको सामाजिकता का सिद्धांत करते हैं। अगर विद्यार्थी अपने सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले रहा है तो उसका भाषा का विकास अमूनन होता चला जाएगा। उसके बाद है पांचवा विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। जब वो यहाँ पे सामाजिकता के सिद्धांत का अगर वो पालन कर रहा है, अगर बालक को सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है या समझाया जा रहा है और वो भाग ले रहा है, तो उसके अंदर विचारों का आदान प्रदान करने का जो गुण होगा वो भी विकसित होगा। तो विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत, अगर वो समाज में है, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, यानी वो लोगों की बातों को भी सुन रहा है और सीख रहा है, यानी कि आदान और प्रदान करने का जो उसका माध्यम है वो चालू है और निरंतर चल रहा है, जिससे कि क्या होगा, भाषा का विकास होगा। उसके बाद है यहाँ पे 6 बहुभाषिकता का सिद्धांत। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम जब हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें कुछ संस्कृत के भी शब्द होते हैं, हम बीच में बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते या फिर बात करते करते कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। कहीं कहीं पे जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे हिंदी लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो टू लिखा है या फिर यूनिट लिखी है वो क्या है, अंग्रेजी है। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, प्रभाव है। और 1 2 3 न लिखकर अंग्रेजी में 1 2 3 लिख दिया है। तो गणित का भी समावेश हो रहा है, यानी कि बहुभाषिकता का समावेश हो रहा है। यानी कि बालक में, एक अध्यापक के अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि सिर्फ भाषा तो वो बोल रहा है, पर उस भाषा के साथ साथ बहुत सारे भाषाओं का समावेश उसकी भाषा में होना चाहिए, ताकि वो कहीं भी जाकर के सामंजस्य स्थापित कर सकता है और अपनी भाषा का विकास कर सकता है। फिर 7 है विविध विधाओं का ज्ञान का सिद्धांत। यहाँ पे दिया गया विविध विधाएं, जैसे आपको पहले समझा था, रुचि का सिद्धांत जो बता रही थी कि बालक के अंदर जो भाषा का विकास है, यानी भाषा का जो विधाएं हैं, वो कहानी है, एकांकी है, मतलब जो विधाएं हैं साहित्यिक पक्ष की, जो गद्य है, पद्य है, हम चंपक कहानियां पढ़ते हैं, तो संजीवनी, जो भी विधाएं हैं, तो उसकी किस विधा में रुचि है, वो व्याकरण पक्ष में रुचि ले रहा है, वो पद्य पक्ष में, वो कविता पाठ करने में रुचि ले रहा है, या फिर लोग, आपने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चे, अगर उसको क्लासरूम में बोला जाए कि उठो कविता पढ़ो, तो हमने देखा है कहीं ना कहीं कि वो लड़कों में, जहाँ तक किसी लड़कों में होता है कि बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और कोई लड़के नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वही जब घर पे गीत, सांस्कृतिक गीत वगैरह का माहौल होता है तो वो बहुत आसानी से उस चीज़ों को सीख लेते हैं, यानी कि उनके अंदर वो गुण क्या हो रहा है, उसका ज्ञान है। तो विविध विधाओं का, यानी कि सारी विधाओं का उसमें ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पद्य है तो, गद्य है तो, व्याकरण है तो, सारी विधाओं को उनको अर्जित करना चाहिए। 8वां है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, रुचि भी हो रहा है, सरल से कठिन की ओर भी जा रहा है बालक, सामान्य से विशिष्ट, समाज में जब घुल मिल रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है,
बहुभाषिकता, मतलब बहुत जो सारी भाषाएं हैं उनका अर्जन कर रहा है और विधाओं का भी ज्ञान हो रहा है जब उसको, तो अपने आप ही वो क्रियाशीलता उसमें आ जाएगी। यानी कि एक विद्यार्थी में जब इन सारी चीज़ों का हम समावेश करेंगे, इन सारी चीज़ों को अर्जित करने के लिए और इनका आकलन करने के लिए जब कहेंगे कि ये सारी चीज़ों का एक बार स्व आकलन करो, तो विद्यार्थी क्रियाशील अपने आप होगा। ये सब कर रहा है अगर, इन सारे सिद्धांतों का अगर वो पालन कर रहा है, यानी कि विद्यार्थी क्या है, भाषा विकास के जो पथ है, जो रास्ता है, जो उपागम है, उस पे वो क्या है, क्रियाशील है। जब यहाँ वो क्रियाशील हो रहा है तो यहाँ पे दिया है कि सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक बालक के लिए या विद्यार्थी के लिए भाषा में सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारे भाषाओं में भी सांस्कृतिक, जैसे नृत्य है या फिर संगीत है या फिर नाटक है या फिर जिसके जरिए हम अपने संस्कृति की जो भी चीज़ें होती हैं उसको दर्शाते हैं। तो जिस बच्चे को कविता पाठ में या किसी बच्चे को नृत्य के माध्यम से, तो हम अपनी भाषा को, मैंने पहले भी आपसे बताया है कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो बोल के अभिव्यक्त कर रहे हैं वही भाषा है। अगर हम नृत्य के माध्यम से अपनी अभी अभाव को प्रकट करना चाहते हैं तो हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं और लोगों तक एक अच्छा जो हमारा मैसेज है वो पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे वो हो गया सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लास्ट है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। जब हम ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं, जब हम इन सब चीज़ों को एक विद्यार्थी में, एक शिक्षक को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी भाषा विकास के सिद्धांत की बात आती है तो उसमें एक बालक के अंदर इन सारे सिद्धांतों का समायोजन होना आवश्यक होता है। और जब इन सारी चीज़ों का रुचि का, सरलता से कठिन, सामान्य से विशिष्ट, इस सारी चीज़ों का जब समावेश होगा, यानी कि अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत है, जिसकी अभी इसमें भी मैंने बात की, जो हम बोल के व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने भावों को किसी नृत्य के माध्यम से या फिर किसी चित्र के माध्यम से उभार के व्यक्त कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मददगार होती है। यानी कि भाषा के विकास के लिए अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक हम किसी भी भाव विचार को या फिर अपने किसी भी चिंतन को, कल्पना को जब तक हम अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक भाषा का विकास हमारे अंदर होना संभव नहीं है। तो ये रहा आपका आज की क्लास का भाषा के विकास के सिद्धांत के 10 सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी और समझी है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बेशक मुझे मैसेज करें और पूछने की कोशिश भी करें। आज की क्लास इतनी ही, बस। नमस्कार।